बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक मुहब्बे वतन ग्रुप के करीबी ज़राए का यह दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले कुछ अहम तरीन दस्तावेज़ात की गई हैं, 10 से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से इंतहाई सनसनीखेज़ हंगामा आरा किस्म की तफसीलात हैं। और ऐसी तफसीलात के अंदर दस्तावेजी सबूत भी हैं, ऑडियो वीडियो सबूत भी हैं। और इन दस्तावेज़ात और ऑडियो वीडियो सबूत की रोशनी में नवाज शरीफ साहब अपनी एक खुफिया ऑडियो के अंदर, खुफिया ऑडियो कॉल के अंदर भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं। और यह भी दावा किया गया है खुफिया दस्तावेज़ात के अंदर कि नवाज शरीफ की जानिब से की जाने वाली ये खुफिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पकड़ ली, रिकॉर्ड कर ली, हासिल कर ली। ये खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है। इसमें पाक फ़ौज को बदमाश फ़ौज भी करार दिया जा रहा है और नवाज शरीफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को धोखेबाज भी करार दे रहे हैं। मौजूदा हालात के अंदर ये एक ऐसा बड़ा दावा है कि जिसके बाद इत्तलात है कि आखिरकार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से घंटियाँ बज उठी हैं। ये तमाम तर दस्तावेज़ात जो हमारे पास मौजूद हैं, तमाम तर जो तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, हम जनाब आपके सामने रखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब पूरी की पूरी नून लीग की जानिब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक घटिया, बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा उनके सोशल मीडिया अकाउंट, उनके ट्विटर अकाउंट के हवाले से किया जाता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी और ख़ास तौर पर उनके पेरोल पर कुछ टीवी चैनल्स भी इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट रा चला रही है या मोसाद चला रही है, भारत के साथ राब्ते हैं, इसराइल के साथ राब्ते हैं, कभी भारत का एजेंट, कभी यहूदी एजेंट, कभी इसराइल का एजेंट करार देते हैं। लेकिन ये जो दस्तावेज़ात, ये जो सबूत, हैरान कुन सबूत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुमकिना तौर पर जो दावा किया जा रहा है, अलीमा खान साहबा जो कि इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब का कोई भी बयान वो बाहर आकर अडयाला जेल से पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाती हैं। और दूसरा अली अमीन गंडापुर जो मुलाकातों की दरखास्तें पर दरखास्तें कर रहे हैं और मुलाकात कर भी लेते हैं, फिर उसकी मुलाकात की तफसीलात से वहाँ मीडिया को आगाह नहीं करते बल्कि बाद में एक बयान जारी करते हैं। मुमकिना तौर पर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि यही दो ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़्यादा एक्टिव करार दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम के हवाले से ज़िम्मेदार हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, एक दूसरे के हवाले से कहा जाता है कि फ़लाँ के पीछे MI है, फ़लाँ के पीछे ISI है। अब तफसीलात जो हासिल हुई हैं ज़राए के दावे के बाद वो ये बता रही हैं कि इन दोनों तक जनाब ये तमाम तर दस्तावेज़ात पहुँचा दी गई हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से अलीमा खान साहबा या अली अमीन गंडापुर कौन होगा जो आगे चलकर इन तमाम तर मामलात को ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखेगा, सवाल करेगा, बाकायदा तौर पर मीडिया के सामने रखेगा, सवाल करेगा, बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी अदालतों के सामने रखेगा, सवाल करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करने का मुतालबा करेगा और पूछेगा कि जनाब ये हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के करतूत, ये हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के कारनामे, लेकिन आप लठ लेकर इमरान खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलसल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में, उनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने में, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा करने में। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसका जवाब आप किस तरह और क्यों कर देंगे। एक और अहम मामला जनाब इसी दौरान ये भी है कि नवाज शरीफ साहब इंतहाई पुरस्रार अंदाज में गुज़श्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान से गायब हैं। वो जनाब पहुँचे थे, कहा यह जा रहा था कि वो लंदन जा रहे हैं। लंदन के हवाले से पार्टी के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक बयानिया बनाया गया। उसके बाद फिर जनाब ये पता चला कि वो लंदन नहीं है, वो जनाब जनीवा पहुंच गए हैं, स्विट्ज़रलैंड के शहर के अंदर। हमारी इत्तलात ये थी कि बिज़नेस डील, बिज़नेस टूर, क्योंकि बेलारूस और स्विट्ज़रलैंड अब ये वो नए मकामात हैं जहाँ पर अब बढ़ती हुई मुश्किलात जो मियाँ साहब को कारोबार के हवाले से लंदन में है, वहाँ से अब ये सारा कारोबार वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ दीगर इत्तलात ये भी थी कि मियाँ साहब अब 29 नवंबर 2027 से पहले का जो लंबा अरसा है वो पाकिस्तान की बजाय बाहर गुजारना चाहते हैं। और मरी के अंदर जो उन्होंने मीटिंग की थी हाइब्रिड सिस्टम को आगे चलाने या ना चलाने के हवाले से, आर्मी चीफ साहब का नवंबर 2025 के बाद नवंबर 2027 का नोटिफिकेशन जारी करना है या नहीं, इस पर
सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू की गई। उसके बाद क्या आर्मी चीफ साहब को नवंबर 2027 से नवंबर 2032 तक अगले 5 साल के लिए, क्योंकि एक मुख्तलिफ राय है ना कि 3 साल की मुद्दत है आर्मी चीफ साहब की, आईनी और कानूनी एक डिबेट है कि क्या वो बढ़ गई है 5 साल या नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो बढ़ चुकी है तो क्या जो अगली तोसी होगी वो भी फिर डेफिनेटली 5 साल की होगी, जो कि 2027 से 2032 तक बनती है। इस दौरान क्या इमरान खान साहब जेल में रहेंगे? इतना लंबा अरसा कैसे इमरान खान साहब को जेल में रखा जा सकता है? इमरान खान साहब ने जहां 2 बरस से जायद बहादुरी के साथ जेल काटी, अगले 2 बरस भी उन्होंने अगर ऐसे ही जेल काट ली, जो नजर आ रहा है किसी किस्म की डील ना की, तो नवंबर 2027 के बाद क्या करेगी नून लीग? क्या उन्हें एक बार फिर आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देना पड़ेगी इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए? ये वो तमाम तर मामलात, तमाम तर सवालात थे जो बार बार नून लीग की क़यादत के सामने आ रहे थे, और कहा यह जा रहा था कि मियां साहब अब कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि अगर बाकी बच जाने वाला जो इस नाम नहाद ये जो इस वक्त रजीम है हमारे पास, ये जो हाइब्रिड रजीम है 8 फरवरी 2024 के बाद फार्म 47 का रजीम, इसकी जितनी भी मुद्दत बाकी बचती है, इस मुद्दत में मियां नवाज शरीफ साहब अब बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म, और बदले में वो तोसी का इरादा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। लेकिन कुछ दीगर मामलात के ऊपर भी इख्तलाफात हैं। इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब ने भी इमरान खान साहब के साथ रवाबित की कोशिश की कि कैसे और क्यों कर इस हाइब्रिड निज़ाम से अब आगे चलकर छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन मीनवाइल ये इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान साहब पर 9 मई के हवाले से बात करती है, जो इमरान खान साहब पर ट्विटर अकाउंट के बयानिए के हवाले से बात करती है, वो उसके सामने उनके पास अगर ये दस्तावेजात मौजूद हैं कि नवाज शरीफ पाक फौज को बदमाश फौज करार दे रहे हैं, नवाज शरीफ भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे रहे हैं, नवाज शरीफ इसराइली टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ साहब की खुफिया काले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो वीडियो का उनका एक पूरा खुफिया नेटवर्क है जिसमें जजेस की, जर्नैलों की, सहाफ़ियों की, सियासतदानों की तमाम तरह की ऑडियो वीडियोज़ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस बड़े इंकशाफ के बाद जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक मुहब्बे वतन ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ये दस्तावेजात पहुँचाई गई हैं, बड़े सवालात पैदा हो गए हैं कि आगे चलकर अब पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। पहले जनाब मैं ये कुछ चीदा नुकात इन तमाम तर चीज़ों के जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद वापस आते हैं कि आगे चलकर हो क्या रहा है। इन दस्तावेजात की रोशनी में जनाब कहा यह जा रहा है कि जनाब बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जून 1998 के पहले हफ्ते में भारत करगिल के महाज पर इतने दबाव में आ गया था कि उसने पाकिस्तान को खुफिया पैगाम भिजवाया कि आप सीज फायर कर दें, हम 9 माह के अंदर अंदर मसला कश्मीर हल कर देंगे। पाकिस्तान ने 9 माह की बजाय 6 माह की शर्त रखी जो भारत ने कबूल कर ली, और यह भी तय हो गया कि मसला कश्मीर राय शुमारी से हल होगा। जब अमेरिका को पता चला कि भारत हिम्मत हार चुका है तो वह मैदान में आ गया, क्योंकि वो मसला कश्मीर अपनी मर्जी के मुताबिक हल कराना चाहता था। अमेरिका ने नवाज शरीफ को फौज और मुजाहिदीन की वापसी पर कायल कर लिया। जब नवाज शरीफ जुलाई 1999 के पहले हफ्ते में वाशिंगटन रवाना हुए तो जनरल परवेज मुशर्रफ उन्हें खुदाफिज कहने एयरपोर्ट गए, और रवानगी से चंद लम्हे पहले तक नवाज शरीफ उनको यही कहते रहे कि आप फिक्र न करें, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब 4 जुलाई को उन्होंने ऐलान वाशिंगटन पर दस्तखत किए तो हमारी फतह शिकस्त में बदल चुकी थी। नवाज शरीफ ने 14 करोड़ पाकिस्तानियों के हथियार रखवा दिए, कश्मीर की आज़ादी का सुनहरी मौका गंवा दिया। ये दस्तावेजात ये बता रही हैं, और इनका हवाला हामिद मीर साहब भी अपने कालम के अंदर दे चुके हैं, वक्त आने पर वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर ये दस्तावेज ये कहती है जनाब के नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी को ये दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि इस दस्तावेज के मुताबिक नवाज शरीफ हिवस ज़र और हुब्बे इक़्तिदार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने मुल्की सलामती को दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं किया। 12 अक्टूबर के दिन जो है वो जब जो है वो फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ रिएक्ट किया, तो उस वक्त जनाब उस रात को शाम को नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से हॉटलाइन पर गुफ्तगू की, जिसमें नवाज शरीफ ने वाजपेयी को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दी थी, फौरी हमला करने की दावत दी थी, और वाजपेयी ने अपनी फ़ौज के सरबराह को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए हदायत भी कर दी थी। बावसूख ज़राए का कहना है इस दस्तावेज़ात के मुताबिक कि नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से नामजद करदा आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ख्वाजा ज़ियाउद्दीन को पाक फ़ौज की तरफ से अपना बास ना मानने और अपने तमाम कार्ड पिट जाने के बाद आखिरी कार्ड के तौर पर वाजपेयी को हॉटलाइन पर कॉल की, जिसका दौरानिया तकरीबन 73 सेकंड था। और इसमें उन्होंने क्या कहा, नवाज शरीफ
वाजपेयी साहब, मैं नवाज शरीफ बोल रहा हूं। वाजपेयी साहब का जवाब, आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। नवाज शरीफ, हाँ मैंने करगिल का महाज खोलने वाले आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है, लेकिन फौज इस हुक्म पर इम्प्लीमेंटेशन रोक रही है, आप फौरन पाकिस्तान पर हमला कर दें। यानी बिल अल्फाज दीगर उन्हें जो है वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आर्मी चीफ को धोखेबाज करार दिया कि मैंने नहीं कहा था, खुद से उन्होंने हमला कर दिया। और फिर उन्होंने कहा, वाजपेयी साहब ने कहा कि इसके लिए कम से कम 1.5 घंटा दरकार है। अभी ये जुमला बोला जा रहा था कि इस दौरान पाक फौज के कमांडोज नवाज शरीफ के कमरे में दाखिल हो गए। नवाज शरीफ ने फ़ौरन लाइन काट दी और एकदम घबराहट के आलम में मस्कूरा फौजी कमांडोज को कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। और आगे चलकर ये दस्तावेज़ात कहती हैं कि ये बात कितनी हैरान कुन है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन एक तरफ तो माजूल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया हुआ था और उनके कहने के ऊपर कोर कमांडर्स, आला फौजी अफसरों, हत्ता के आर्मी चीफ, उसके साथ जजों, चीफ जस्टिस, वजीरों, मशीरों, अपोजिशन के सरगर्म रहनुमाओं, आला ओहदों पर फाइज ब्यूरोक्रेट्स और बाज़ सहाफ़ियों के टेलीफोन टेप कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ उनको नवाज शरीफ के ऊपर भी पूरा एतमाद नहीं था, जिसकी वजह से वो उनके टेलीफोन भी टेप करवा रहे थे। और 12 अक्टूबर को हुकूमत की बरतरफी के वक्त भी नवाज शरीफ की वाजपेयी से होने वाली गुफ्तगू टेप की गई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह कैसेट इंतहाई पुरस्रार तरीके से गायब हो गई, जिस पर इस गुफ्तगू को टेप करने वाले ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन के एक चहीते ऑफिसर बेहद परेशान हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कैसेट है जो नवाज शरीफ के लिए मौत का परवाना बन सकती है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये कैसेट, ये ऑडियो कॉल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पास मौजूद है और उसके मंजर आम पर आने के बाद नवाज शरीफ के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और फिर यही किताब बताती है कि नवाज शरीफ ने, यही दस्तावेज़ात ये बताती हैं कि नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए बाकायदा एक मीडिया सेल कायम कर रखा था और इस सेल को सैफुर रहमान साहब देख रहे थे। और जनाब इस हवाले से भी ये दस्तावेज़ इंकशाफ करती है कि सरकारी खर्च पर फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़ामीन शाया करवाए जाते, मुफ्त तकसीम किए जाते, फ़ौज के ख़िलाफ़ रिपोर्ट शाया करवाई जाती और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक सुर्ख सर वाले, जी हाँ, अल्ताफ़ कुरैशी साहब का जिक्र है उर्दू डाइजेस्ट वाले कि उन्होंने हक़ नमक अदा किया था और वो यहाँ पर भी उर्दू डाइजेस्ट में भी और दीगर अखबारात में यही काम करते रहे। और उन्हें सहाफ़ियों का सईद मैदी भी करार दिया गया कि उसने कोई ऐसा शहर नहीं छोड़ा जिसमें प्लाट ना हो। खैर आगे चलकर परवेज़ रशीद साहब का भी जिक्र कि वो मुख्तलिफ कालम नगारों से कालम लिखवा रहे थे जो है वो, इसी तरह और PTV के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और फिर कारगिल इशू में नवाज शरीफ क्योंकि ये कहने के लिए कि उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, उन्होंने जनाब गैर मुल्की अखबारात के अंदर रोग आर्मी के इश्तिहारात छपवाए, जिससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तज़हीक हुई। मैं वो इश्तिहार भी आपके सामने रख देता हूँ, हवा में बात नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ये जनाब ये इश्तिहार है रोग आर्मी का, जो कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से अखबारात में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ छपवाया गया। अच्छा, आगे चलकर ये दस्तावेज़ात मज़ीद भी कुछ इंकशाफ करती हैं कि टेलीफोन जो टेप करवाने का शौक़ था मियाँ साहब, इसमें सहाफ़ियों के टेलीफोन टेप करवा रहे थे वो। इसमें कई सहाफ़ियों के नाम हैं, इसमें ज़ियाउद्दीन है, इसमें मलिया लोधी हैं, हामिद मीर हैं, इसमें जनाब इम्तियाज़ गुल साहब हैं, इसमें जनाब और दीगर कई सहाफ़ी शामिल हैं। इनमें मजीद निज़ामी हैं, आरिफ निज़ामी हैं, अरशाद अहमद आरिफ हैं, अब्बास अतर हैं, अरशाद हकानी, असदुल्लाह गालिब, नजम सेठी, रहमत अली राजी, ज़ियाद शाहिद, इसी तरह से दीगर कई लोगों के नाम हैं, महमूद शाम, अदरीस बुख्तियार, कामरान खान, सब के नाम शामिल हैं। और आगे चलकर ये दस्तावेज़ात मज़ीद जनाब हमें ये बताती हैं कि साबिक़ हुकूमत के एक वज़ीर आला और आला हुकाम ने, शहबाज शरीफ साहब का भी यानी जिक्र है, वो क्या कर रहे थे, PDCL को भी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये दस्तावेज़ात ये दावा करती हैं कि कौमी दफ़ाई राज भारत और अमेरिका तक पहुँचाए जाते रहे। सेक्रेटरी टेली कम्युनिकेशन के हवाले से जिक्र है, उस वक्त के DG इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले से जिक्र है कि वो बाज़ गैर मुल्की और मुकामी कंपनियों के साथ उन्होंने करोड़ों अमरीकी डॉलर के मशकूक मुआहदे भी किए। जबकि साबिक DGIB के मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि उनके हुक्म पर PTCL के सेक्शन के SED नूरुद्दीन बुगाई की सरबराही में गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का काम होता रहा। ना सिर्फ सहाफ़ियों के टेलीफोन टेप किए जाते रहे, बल्कि जजों, अपोजिशन रहनुमाओं, हुकूमती वज़ीरों, आर्मी के आला अफसरान तक की गुफ्तगू टेप होती। जबकि दूसरी तरफ ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की निगरानी में भी सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों,
आर्मी चीफ, कोर कमांडर्स और बास महकमों के सरबराहों की गुफ्तगू टेप होती रही। और ये जो टेप थी, हसास इदारे रोज़ाना जनाब ये नवाज शरीफ साहब के जो मुख्तलिफ उस वक्त ओहदेदार थे, जिनमें साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो सेंटर सैफुर रहमान और बाज़ औक़ात बराह रास्त ये तमाम तर चीज़ें नवाज शरीफ साहब को भी सुनाते रहे और नवाज शरीफ फिर इनकी रोशनी में मुस्तकबिल के फ़ैसले करते रहे। और बाद में फिर इस किस्म की चीज़ें पता चली कि वो इन तमाम तर चीज़ों से ब्लैकमेल भी किया करते थे। बाद में ये चीज़ें मज़ीद भी सामने आई। जब याद होगा आपको कि मियाँ साहब के ऊपर जब केस चला था पनामा का, तो मरीम नवाज साहब उनकी बेटी, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की थी कि फिर जनाब अगर आपने ऐसे ही किया तो हमारे पास ऑडियोज़ वीडियोज़ हैं, वक्त आने के ऊपर हम सामने ले आएंगे, हम बता देंगे कि कौन क्या कुछ किस तरह से कैसे कर रहा था। यानी कि ये एक ख़ानदानी किस्म का नेटवर्क है। इसमें जनाब आपने देखा नवाज शरीफ साहब का जिक्र है, वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब का जिक्र है, बाद में मरीम नवाज साहब भी, उन्होंने भी इसके अंदर एंट्री डाली। अब ये तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास पहुँच चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तमाम तर तफसीलात इस किताब रंगीला वज़ीर-ए-आज़म के अंदर भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कौन, अली अमीन गंडापुर या अलीमा खान, इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के सामने रखती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।